Hello बच्चों, how are you? Hope you all are doing good and learning new things on daily basis to do some great things in future. आज की क्लास के अंदर हम लोग कर रहे हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में आपके पार्टनरशिप के कौन से चैप्टर इंक्लूड हो रहे हैं? चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता क्या है? आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन, जिनको हम पार्टनर्स कहते हैं, to share the profit of the business which is carried on by all or any one of them acting for all. अगर इस एग्रीमेंट में कोई भी चेंज आएगा तो वो क्या हो जाएगा? फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है, दोबारा बन रही है, पुराना एग्रीमेंट खत्म हो गया, न्यू एग्रीमेंट फॉर्म हो रहा है, यानी कि एग्रीमेंट रिकॉन्स्टिट्यूट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? पार्टनरशिप में रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। और ये रिकॉन्स्टिट्यूशन कब हो सकता है? चार केसेस अभी हमने बोला था, जब पार्टनर डिसाइड करे कि हमने प्रॉफिट शेयर रेशियो को चेंज करना है म्यूचुअली, या जब पार्टनर म्यूचुअली डिसाइड करे किसी एक नए पार्टनर को एडमिट करना है, या कोई एक पार्टनर फर्म में से रिटायर्ड होने का डिसीजन ले, या किड्स किसी पार्टनर की डेथ हो जाए। यस, किसी पार्टनर की डेथ होने के केस में भी हमारी फर्म में रिटायरमेंट ही होगी, रिटायरमेंट वाले केस हो गया कि भैया एक पार्टनर चला गया, तो अब एग्रीमेंट बनेगा, रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच में बनेगा, यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हुई। जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है मैं एक टर्म करता हूं कि भैया कैच द रैट। तो आई डोंट नो व्हाई, बट हमें सेपरेटली पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। तीन टॉपिक्स तो होने ही होने हैं, तीन चीजें तो होनी होनी है जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होना है। यानी कि अगर हम डिसाइड कर रहे हैं अपने असेट्स और लायबिलिटी को, जो हिस्टोरिकल कॉस्ट से बुक में रिकॉर्ड करे होंगे, उनको आज की मार्केट वैल्यू के हिसाब से रिकॉर्ड करने के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। भैया रिकॉन्स्टिट्यूशन के केस में पार्टनर डिसाइड कर सकते हैं कि भैया असेट्स और लायबिलिटीज जो हमारी बुक्स पे अपीयर कर रही थी, अब उन्हें हमें ट्रू वैल्यू पिक्चर में शो होनी चाहिए, क्योंकि हमने हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेस पे असेट्स और लायबिलिटीज को रिकॉर्ड किया हुआ था। जब खरीदा था उसके हिसाब से हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे, मार्केट वैल्यू तो रिप्रेजेंट कर नहीं रहा था। तो अब उसकी ट्रू बैलेंस शीट को शो करने के लिए, ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन शो करने के लिए हम रिवैल्यूएशन कर सकते हैं ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। दूसरा, जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस है बिजनेस का, भैया वो तो सारा पुराने पार्टनर्स का है, प्रॉफिट है तो भी उनका है, लॉस है तो भी वही भरेंगे। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस पुराने एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि पुराने पार्टनर्स पे पुरानी रेशो में ही जाएगा। और तीसरा, अब जब एग्रीमेंट में चेंज आया, न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है, कोई रिटायर्ड हो रहा है, तो वो बोलेगा भैया जो बिजनेस की रेपुटेशन है, गुडविल है, उसका भी तो मेरे को बेनिफिट मिलना चाहिए। रिटायरिंग पार्टनर बोलेगा, और एडमिशन वाले को बोलेंगे भैया तू लेके आ, बिजनेस में तू प्रॉफिटेबल बिजनेस के अंदर एंटर कर रहा है तो गुडविल लेके आ, तो हमें गुडविल की ट्रीटमेंट भी करनी पड़ेगी। तो इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। बहुत सारे बच्चे इसको अलग अलग तरीके से हर चैप्टर में दोबारा सेम एफर्ट्स करते हैं। रिवैल्यूएशन, एक्विट प्रॉफिट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इट्स अ सेम कॉन्सेप्ट। सेम कॉन्सेप्ट है तीनों, चारों के चारों चैप्टर में। चेंज इन प्रॉफिट रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। गुडविल के लिए आप सोच रहे हो अलग अलग है, नहीं, आपको पता चलेगा गुडविल की भी सिमिलर टाइप की ट्रीटमेंट ही होती है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आपको समझ आना चाहिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है जो कि असेट्स और लायबिलिटीज को की वैल्यू को रिवैल्यूएट करने के लिए बनाया जाता है आज के ट्रू वैल्यू के हिसाब से। यानी कि असेट्स को रिवैल्यूएट करने के लिए लायबिलिटीज को रीअसेस करते हैं कि इतनी लायबिलिटीज ही है, या ज्यादा है या कम है, उसके लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट का पर्टिकुलर पर्पस क्या है? असेट्स को रिवैल्यूएट करना और लायबिलिटीज को रीअसेस करना। असेट्स को जब हम रिवैल्यूएट कर रहे हैं तो हमें पता चलना चाहिए भैया, असेट्स ओवरस्टेटेड भी हो सकते हैं, अंडरस्टेटेड भी। असेट्स ओवर वैल्यूड भी बुक्स पे हो सकते हैं और कम वैल्यू भी शो हो सकती है। सिमिलर वे से लायबिलिटीज भी ओवरस्टेटेड और अंडरस्टेटेड हो सकती है। लायबिलिटीज को भी रीअसेस करेंगे। देयर में द सर्टेन लायबिलिटी जो हमने रिकॉर्ड ही ना करी हो, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो। दे आर द सर्टेन सेट जिसको रिकॉर्ड ही ना किया हो, हमने एडवांस इंश्योरेंस पे किया हुआ, प्रीपेड इंश्योरेंस है, तो उन सबको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की हेल्प से सोल्व करते हैं। तो हमारा आज की क्लास में जो ध्यान है वो सिर्फ और सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट के ऊपर है। इवन तो यहाँ पे फॉर्मेट बना हुआ है, बट फिर भी मैं बना के दिखाना चाहूंगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है
नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। तो किड्स, जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं, मैं टी शेप अकाउंट ही बना रहा हूं, प्रॉपर फॉर्मेट, पर्टिकुलर और अमाउंट नहीं लिख रहा मैं। तो हमें लॉस कब कब होगा? लॉस हमें तभी होगा ना जब हमारे असेट्स की वैल्यू रिड्यूस होगी। टू असेट्स अगर वो डिक्रीज हो रहे हैं, टू लायबिलिटीज अगर उनकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, या कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होगी, या हमें कोई प्रोविजन क्रिएट करना पड़ रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जैसे। तो प्रोविजन इज आल्सो लायबिलिटी जिसका अमाउंट सर्टेन नहीं होता, नॉन लायबिलिटी होते हैं, अमाउंट इज नॉट सर्टेन, तो हम प्रोविजन क्रिएट कर लेते हैं। तो ये सारे के सारे लॉसेज है, नुकसान हो रहा है बिजनेस को। जब भी नुकसान हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट शुड बी डेबिटेड। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट कब होगा? इनके बिल्कुल अपोजिट करते हुए, असेट्स इंक्रीज हो गए या लाइबिलिटीज हमारी कम हो गई, हमें पता चला कि भैया ये जो लाइबिलिटीज है वो एक्चुअल में ट्रू वैल्यू से प्रेजेंट नहीं कर रही, दे आर द सर्टेन लाइबिलिटीज जो कि हमारी नाउ नो लॉन्गर पेबल बिकॉज ऑफ एनी रीजन, उस पर हम नहीं जाते। और बाय कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स है, हमने देखा ये असेट्स पड़ा हुआ है तो हमने वैल्यूलेस मान के चला था, जैसे कोई इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है, शेयर्स करे हुए थे हमने माने थे, तो खत्म हो गए, इनकी तो कोई वैल्यू नहीं है, तो बिकेंगे नहीं मार्केट में, उनकी वैल्यू अचानक बढ़ गई। तो अनरिकॉर्डेड असेट्स, या अगर कोई हम प्रोविजन, अब हमें जरूरत ही नहीं है, हमने प्रोविजन मेंटेन किया हुआ था डाउटफुल डेब्ट्स का, आप कह रहे हैं भैया ऑल डेटर्स आर गुड, ये डेटर्स तो अच्छे हैं, सारे के सारे पेमेंट कर देंगे, देयर इज नो नीड ऑफ द प्रोविजन। तो प्रोविजन अगर हमारे रिड्यूस हो रहा है या रिमूव कर रहे हैं तो हमारे लिए प्रॉफिट है। तो बिल्कुल पीएनएल अकाउंट की तरह ये नॉमिनल अकाउंट है, जितने भी लॉसेज है वो हम डेबिट करते हैं, जितनी भी इनकम है वो हम क्रेडिट करते हैं। कोई भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, किस रेशियो के अंदर? ओल्ड रेशियो के अंदर। कोई भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो किस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? पार्टनर्स के अंदर, ओल्ड प्रॉफिट रेशियो में। सबसे आसान चीज होती है अकाउंट्स, क्योंकि हम हिसाब किताब तो मेंटेन कर रहे हैं, अगर हमें बिल्कुल बेसिक से पता है तो वो आराम से कर सकते हैं। सो देयर इज नो नीड टू मेक इट डिफिकल्ट। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है? एक अकाउंट है जिसकी की हेल्प से हम असेट्स को रिवैल्यूएट करते हैं, लायबिलिटीज को रीअसेस करते हैं। नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए कोई भी नुकसान होगा तो वो डेबिट होगा। नुकसान कब होगा? हमें जब हमारे असेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी या हमें ज्यादा लायबिलिटीज हमारी बढ़ जाएगी, हमें ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। प्रॉफिट कब होगा? अगर हमारे असेट्स की वैल्यू बढ़ जाए और हमारी लायबिलिटीज कम हो जाए, जब हमें खुशी हो रही है तो वो हमारे लिए प्रॉफिट हो जाएगा। अब इनका जो हम बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट है, यहाँ पे लॉस है, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होगी तो हमारा क्या होगा? प्रॉफिट। जो बैलेंसिंग फिगर होगी प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन, उसको हम क्या करेंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट तो सिंपली हम करते ही है, करंट अकाउंट तब करेंगे अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है। तो ओल्ड पार्टनर्स पे समझ लो ए बी सी ओल्ड पार्टनर्स है, उनके बीच में उनकी प्रॉफिट रेशियो में डिवाइड कर देंगे। मगर अगर लॉस हुआ, अलग कलर से लिख देते भैया। अब अगर लॉस हुआ तो हम लिखेंगे भैया अगर लॉस हुआ, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट कब? अगर कैपिटल फिक्स्ड हुआ। तो जल्दी से हम ज्यादा बातें ना करते हुए इसकी एक जर्नल एंट्री भी बना के देख लेते हैं। कई बार टीचर बोलते हैं जर्नल एंट्री बनाओ, पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो, उसके बाद जर्नल एंट्री कर लो। 3 जर्नल एंट्री बनेगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, टू असेट्स, टू लायबिलिटी, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। किस किस से डेबिट किया था? इन चारों चीजों से। प्रॉफिट और लॉस बाद में करेंगे। तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स, टू लायबिलिटी, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। जो जो चीजें आपने डेबिट करी हुई है वो सबसे रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करो, उन अकाउंट्स को क्रेडिट करो। रिवैल्यूएशन अकाउंट जिस जिससे क्रेडिट हुआ है उन अकाउंट्स को डेबिट कर दो। असेट्स, लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड असेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू रिवैल्यूएशन। और तीसरी एंट्री
प्रॉफिट और लॉस को ट्रांसफर करने की। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, लॉस हो रहा है तो ओल्ड पार्टनर टू रिवैल्यूएशन। ये बच्चे एक फॉर्मेट है, आप इस फॉर्मेट को कॉपी कर सकते हो, इसकी फोटो खींच सकते हो। बाय दिस वे हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं जो मैंने आपको बनाई दिया था। अगर हमें जर्नल एंट्री कर रही है तो हम जर्नल एंट्री भी समझ सकते हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। एक सिंगल एंट्रीज भी कई बार टीचर दे देते हैं, एक सिंगल एंट्री का इफेक्ट क्या होगा 1 मार्क का क्वेश्चन में। तो अगर कभी भी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, एसेट्स इंक्रीज होने पे डेबिट होते हैं और हमारे लिए प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट राइट होगा, असेट्स टू रिवैल्यूएशन। अगर हमारे एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स, क्योंकि लॉस है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, असेट्स क्या होंगे क्रेडिट। लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है भैया, अब हमें ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, लायबिलिटीज इंक्रीज होना लॉस है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, और लायबिलिटीज इंक्रीज होने पे क्या करते हैं क्रेडिट। जिन बच्चों को बेसिक्स नहीं आते उनके लिए लिख देता हूँ, असेट्स इंक्रीज होने पे डेबिट होते हैं, डिक्रीज होने पे क्रेडिट, और लायबिलिटीज इंक्रीज होने पे क्रेडिट होती है, डिक्रीज होने पे डेबिट। ठीक है, और हर एक अकाउंट का, हर एक जर्नल एंट्री का दूसरा फैक्ट होता है, दूसरा फैक्ट हमारे रिवैल्यूएशन में जा रहा है, लॉस है तो रिवैल्यूएशन डेबिट, प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट। फॉर डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी तो लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि प्रॉफिट है हमारे लिए। फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, रिकॉर्ड किया नहीं हुआ था उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इट्स अ प्रॉफिट फॉर अस, हमारे लिए एसेट्स बढ़ रही है, अच्छी बात है। तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो भैया नुकसान है, लायबिलिटीज इंक्रीज होने पे क्रेडिट होनी है तो लायबिलिटीज को क्रेडिट कर देंगे, रिवैल्यूएशन को डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। और अगर हमारा प्रॉफिट ट्रांसफर हो रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, हम कर देंगे रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स। अगर लॉस है तो हम एंट्री कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जल्दी से कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट खींच लो इसका, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, अब ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इवन दो मेरे पास ऑप्शन थी कि आपको एक सिंपल क्वेश्चंस करवाने की, बट आई डिसाइडेड कि हम लोग रिवीजन के लिए सीधा ही डायरेक्ट अच्छे से क्वेश्चंस करें। ये कॉपी क्यों नहीं हुआ? ओके, दिस इज द बेसिक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट से इसको खींच सकते हो, इसकी कॉपी ले सकते हो। दिस इज द क्वेश्चन और मेरे नोट्स के अंदर अवेलेबल है, नोट्स डाउनलोड कर लो वेबसाइट से, तो वहां से भी तुम्हें मिल जाएगा, जहाँ पे तुम वीडियो देख रहे हो उधर ही आपको नोट्स भी अवेलेबल है ये वाले। सो अब यहाँ पे लिखा हुआ है गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी who are carrying on partnership business on 31st March 2023. A and B shared profit and losses in 2:1. ए और बी की प्रॉफिट शेयर रेशियो है 2:1। एक मिनट रुको, ये थोड़ा क्लियर नजर नहीं आ रहा, लेट मी जूम फोकस कर देते हैं। ओके, नाउ इट इज क्लियर, है ना? ओके, सो गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ए और बी की जिनकी प्रॉफिट शेयर रेशियो है 2:1। जब देखो बच्चों सी एडमिट हुआ और 1 लाख रुपए कैपिटल का लेके आया। आपको पता है जब सी एडमिट हो रहा है और कैपिटल लेके आ रहा है तो पहली एंट्री क्लास 11th में तुमने यही सीखी थी, कैपिटल ब्रॉट इनटू द बिजनेस। क्या एंट्री होएगी? बैंक अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि हमारे पास कैश एट बैंक है तो हम बैंक से एंट्री प्रेफर करते हैं कि बैंक से एंट्री करें, तो इसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। इसका रिवैल्यूएशन से कोई लेना देना नहीं। अगर सी एडमिट हुआ है, वो अपना पैसा लेके आ रहा है, तो हमारे बिजनेस के अंदर बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा और सी का कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि न्यू पार्टनर आया तो कैपिटल अकाउंट में उसका भी पैसा इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ये आई एंट्री, इसका रिवैल्यूएशन से लेने देना नहीं था। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहे हैं प्लांट इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 1,22 रुपीज 1,20,000 and the value of land and building is appreciated by 10%. तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं बच्चों।
revaluation account. This one is a debit side, credit side. इधर हम लिख रहे हैं particulars, amount in rupees, particulars, amount in rupees. एग्जाम्स के अंदर बहुत ज्यादा मैटर करता है आप फॉर्मेट साफ सुथरा बनाओ बच्चों। कह रहे प्लांट इज टू बी एप्रिशिएटेड 2 रुपीज 1,20,000। 1 लाख का है, प्लांट एप्रिशिएटेड 2, 1 लाख से 1,20,000 वैल्यू हो रही है। तो न्यू प्लांट की वैल्यू है, अब हमने जो मार्केट के हिसाब से वैल्यू लगाई वो है 1,20,000। तो 1 लाख से 1,20,000 हुआ, 20,000 इंक्रीज हुआ, इट्स अ प्रॉफिट फॉर अस। तो हम लोग क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे बाय प्लांट 20,000। फिर लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड बाय 10%। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एप्रिशिएट होगी बाय 10%। बिल्डिंग हमारे पास थी 1,50,000 की, वो 10% से उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई। तो 1,50,000 का 10% क्या हुआ, 15,000 बाय बिल्डिंग। सेकंड पॉइंट बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं, इस पॉइंट को जरा ध्यान से समझना। स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 25%। यहाँ पे थोड़े से क्वांटिटेटिव स्किल्स आपके यूज हो रहे हैं अकाउंट से ज्यादा। स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 25%, यानी कि स्टॉक जो है अपीयर कर रहा है, हमने देखा उसकी वैल्यू 25% ज्यादा शो कर रही है। तो यानी कि एक्चुअल वैल्यू उसकी कम है, स्टॉक ओवर वैल्यूड हुआ पड़ा है, स्टॉक 25% ज्यादा वैल्यू शो कर रहा है। मोस्ट ऑफ यू स्टूडेंट्स आंसर गलत करने वाले हैं। एक बार सोच लो क्या आंसर है। तो आप लोगों ने, जिन लोगों ने सोचा है कि भैया 10,000, उनका आंसर गलत है। आदत है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस पॉइंट को गलत कर सकते हैं, इसलिए मैंने इस पॉइंट को इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे। क्योंकि वो बोलेंगे 25% से ओवर वैल्यूड है, यानी कि 40,000 का 40,000 का 25% 10,000 वो दिखा देंगे, विच इज रॉन्ग। व्हाई? ये कह रहे ओवर वैल्यूड है, यानी कि अगर कोई चीज 100 रुपए की है वो कितने की अपीयर कर रही है, 125 से। 100 रुपए की अगर उसकी वैल्यू है तो वो बुक वैल्यू क्या है, बुक्स पे कितने की अपीयर कर रही है, 125 से। तो अगर 125 से अपीयर कर रही है तो 25 से वो ओवर वैल्यूड है। बट वो 125 के ऊपर 25 ओवर वैल्यूड है, 100 के ऊपर नहीं। अगर कोई चीज 100 रुपए की है, मैं कह रहा हूं मैं 25% से ओवर वैल्यूड कर देता हूं, तो मैं तो बुक्स में 125 दिखा रहा हूं। अब जो 25% है वो तो 100 के ऊपर कैलकुलेट किया है ना, इस 100 के ऊपर। सो जब भी ओवर वैल्यूड का क्वेश्चन आएगा, आपको ये वैल्यू दी हुई है 40,000 रुपए। आप दो तरीके से कर सकते हो, सीधा ये निकाल लो एक्चुअल वैल्यू क्या होनी चाहिए, यूनिटरी मेथड 100/125 इंटू 40,000, यानी कि 32,000 का है उसकी एक्चुअल वैल्यू और 25% से ओवर वैल्यूड है। इसका 25% क्या होता है, 8,000। या आप डायरेक्ट कर सकते हो, ओवर वैल्यूड है 25%, 25/125 इंटू 40,000, तो हमें पता चल गया 8,000 से ओवर वैल्यूड है। दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हो। सो यहां पे हम 25% से उसकी वैल्यू रिड्यूस नहीं कर रहे, हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ वो 25% ज्यादा दिखा रहा है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसकी वैल्यू, 25/125 इंटू 40,000, यानी कि 8,000 से ज्यादा शो कर रहा था, करेक्ट वैल्यू करने के लिए उसे रिड्यूस करेंगे। तो हम करेंगे यहाँ पे 2 stock 8,000. Next one is a provision for bad and doubtful debt is to be created at 5% of debtors. Debtors 60,000 के हैं, लाइबिलिटी साइड पे देख लेना ऑलरेडी कोई प्रोविजन हो ना, 5% प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं, तो कर देते हैं टू प्रोविजन
और डाउटफुल डेब्ट, इट्स अ लॉस कि 60,000 में से 5% तो हमें पैसा देंगे नहीं, ऐसा हमें उम्मीद है, तो हमने उसका प्रोविजन क्रिएट कर लिया। क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1,000। हमारे क्रेडिटर्स थे 1,000 रुपए के, हमने किसी तरीके से उन्हें इग्नोर कर दिया, रिकॉर्ड ही नहीं किया। अब रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग, तो इट्स अ लॉस फॉर अस टू क्रेडिटर्स। तो किड्स, ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बना। इस रिवैल्यूएशन अकाउंट में इंपॉर्टेंट चीज क्या सीखी आप लोगों ने? अगर स्टॉक या कोई भी एसेट्स ओवर वैल्यूड है 25% से, तो क्या करो, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर ऐड कर दो। जैसे 25% होता है 25/100, कैलकुलेट करोगे 25/125। 10% से ओवर वैल्यूड होता तो 10/110। नहीं तो इस तरीके से भी लिख सकते हो भैया, ओरिजिनल वैल्यू 100 है, बुक वैल्यू 125 है, तो ओवर वैल्यू 25 से है। तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, हमें बुक वैल्यू गिवन दी हुई है। अगर हम देख रहे हैं कितने से ओवर वैल्यूड है, 25/125 इंटू 43 8 हो गया। अगर आप ओरिजिनल वैल्यू निकालना चाहते हैं 100/125 इंटू 43 एंड दैट इज 32 हो गया। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम में आया तो रिवैल्यूएशन फर्स्ट स्टेप होता है, आगे का क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका फिर। तो ये हमारा बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। और हम लोगों ने देखा इस रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा है 35,000, और डेबिट साइड हमारे पास है 12,000 की, तो 23,000 का हमारा प्रॉफिट हो गया। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए एंड बी, किस रेशो में? 2:1 में, दैट इज 7 6 6 7 2/3 और 1/3 आई गेस कर लोगे तुम लोग, 15,333। तो जल्दी से इसे कॉपी कर लो। फिर हम करते हैं कि अगर हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाएंगे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में, तो उस केस में हमारा क्या इफेक्ट पड़ेगा बैलेंस शीट के अंदर। वैसे मैं बैलेंस शीट का यहाँ पे इफेक्ट यहीं पे दिखा सकता हूँ आपको। स्टॉक 8,000 का था, तो स्टॉक न्यू बैलेंस शीट जब बनाएंगे वो कितने की हो जाएगी? स्टॉक उस पर आ जाएगा 32,000 का। 8,000 से ओवर वैल्यूड था तो हमने कम कर दिया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 3,000 है, जब न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे डेटर 60,000 लिख के लेस प्रोविजन कर देंगे 3,000, तो कितने का आ जाएगा? 57,000। क्रेडिटर्स 1,000 रुपए के हमारे अनरिकॉर्डेड थे, हमने रिकॉर्ड कर दिए, तो क्रेडिटर्स हमारे पास हो जाएंगे 59,000। प्लांट 20,000 से इंक्रीज हो रहा था, तो प्लांट की न्यू बैलेंस शीट में वैल्यू होगी 1,20,000। बिल्डिंग 15,000 से इंक्रीज हो रही थी, तो बिल्डिंग की न्यू बैलेंस शीट के अंदर वैल्यू होगी 1,65,000। आई होप इट इज क्लियर टू यू। क्लियर है बच्चों? मगर मैं ऐसा करता हूं, स्टिल आपको एक प्रॉपर सी बैलेंस शीट बना के दिखा देता हूं। उसके लिए ऐसा करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना लेते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, ए बी एंड सी। सी न्यू पार्टनर एडमिट हुआ ना, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, ए बी एंड सी। डेट, पर्टिकुलर्स, ए बी सी, डेट, पर्टिकुलर्स, ए बी सी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दिस वन इज अ डेबिट साइड एंड दिस वन इज अ क्रेडिट साइड। हमें पार्टनर्स का बैलेंस दिया हुआ था, कंसीडर्ड 31 मार्च 2023
31st March by बैलेंस ब्रॉड डाउनवर्ड। हमें कितना बैलेंस दिया हुआ था किड्स? हमें बैलेंस गिवन दिया हुआ 1,80,000 एंड 1,50,000। न्यू पार्टनर एडमिट हुआ, 1,00,000 रुपए कैपिटल का लेके आया, क्या एंट्री होगी? बाय बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। 1,00,000 रुपए कैपिटल का लेके आया, कैपिटल बढ़ गया। इसके बाद रिवैल्यूएशन का सिर्फ प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे बाय रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है तो यहां पे क्रेडिट होगा। 31st मार्च है, 15,333 एंड 7,667। तो अब हम बैलेंस कैलकुलेट कर रहे हैं टू बैलेंस सीडी। $1,95,333, 1,57,667, 1,00,000। तो हमारे पास टोटल है 1,95,333, 1,57,667 एंड 1,00,000। यही हमारे पास बैलेंस है क्योंकि डेबिट तो कुछ हुआ ही नहीं। 1,95,333, 1,57,667 एंड 1,00,000। ये हमारा पार्टनर्स का कैपिटल हो गया। यानी कि जब भी हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, पार्टनर्स का कैपिटल चेंज हो सकता है अगर वो फिक्स्ड नहीं है। तो ये कैपिटल चेंज हुआ। अब इसका बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट पड़ा? जो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था उसका, वो हम न्यू बैलेंस शीट बना के देख लेते हैं। बैलेंस शीट एज एट 31st मार्च 2023। ये बैलेंस शीट ऑफ किसकी है? ए, बी एंड सी की। अगर फर्म का नाम नहीं लिखा हुआ तो अब पहले ए और बी थे पार्टनर, अब ये ए, बी और सी है। पहले बैलेंस शीट ऑफ ए और बी थी, अब क्या है? सी एडमिट हो गया है, अब है बैलेंस शीट ऑफ ए, बी एंड सी। आधा नंबर जेब पे कटवा लेते हैं क्योंकि इस पे एक्सरसाइज नहीं करते स्कूल के अंदर। तो ये हो गई लाइबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। तो देखो कैश में कोई चेंज आया? ना जी ना, कैश तो हमारा सेम रहा। कैश इन हैंड 10,000 रुपए। बैंक में कोई चेंज आया था? कैश एट बैंक, यस। न्यू पार्टनर था, 1,00,000 रुपए लेके आया था, पहले 40,000 का था, अब 1,40,000 का हो गया। डेटर्स में कोई चेंज आया? सन्ड्री का मतलब क्या होता है? डिफरेंट डेटर्स। डेटर्स पे चेंज आया, भैया 60,000 के थे, लेस कर दिया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 3,000 रुपीज का, 57,000। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ऐसे, होप अभी भी विजिबल है। ओके। इसके बाद स्टॉक। स्टॉक हमारा 25% से ओवर वैल्यूड था, याद रखना ओवर वैल्यूड लिखा है, 25% से हम रिड्यूस नहीं कर रहे, 25% से ओवर वैल्यूड है। यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू दिखाई है वो 125% है। 100 रुपए की चीज 125 की दिखाई हुई है, तो हम 25/125 करके निकाला था। स्टॉक कितना हुआ? 32,000 का। प्लांट 20,000 से हमने इंक्रीज किया था, 1,20,000 तक लेके गए थे। एंड बिल्डिंग हमारी 15,000 से इंक्रीज हो गई थी, 1,65,000।
लायबिलिटी साइड पे देखें, बिल्स पेबल इंटैक्ट थे, उनमें कोई भी चेंज नहीं आया, वह 10,000 के 10,000 है। क्रेडिटर्स 59,000 के हो गए थे, क्यों? क्योंकि 1,000 रुपए से क्रेडिटर्स हमारे इंक्रीज हो गए थे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इंटैक्ट है, उनमें कोई भी चेंज नहीं आया। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ए, बी और सी, ए का कैपिटल है 1,95,333, बी का कैपिटल है 1,57,667 और सी का कैपिटल है 1 लाख। सो टोटल कैपिटल हो गया हमारे पास। अरे कुछ गड़बड़ कर दी मैंने कैपिटल का टोटल करने में, माय बैड। 0 0 0 13 का 3 4,53,000। अब ये हमारी बैलेंस शीट की दोनों साइड इक्वल होगी, क्योंकि हर एक चीज का हमने कितना इफेक्ट दिखाया था, डबल इफेक्ट। कितना बन रहा है ये? So it is 5,24,000 and दोनों साइड हमारी 5,24,000 आनी चाहिए। लेट मी चेक। ओके, बिल्कुल सही, 5,24,000 आ रही है दोनों साइड। इस तरीके से हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के, सो दैट तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ आ जाए। यहाँ पे देखिएगा, पहले मैंने ओवर वैल्यूड वाला दिखाया था, यहाँ पे मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ अंडर वैल्यूड वाला कॉन्सेप्ट। पहले वाले क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज क्या सीखी रिवैल्यूएशन में? ओवर वैल्यूड कैसे करते थे? 25/125 करके। अगर 10% होगा तो 10/110 करके निकालेंगे कितना ज्यादा वैल्यूड हुआ पड़ा है, कितने से रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करता है, क्योंकि एक्चुअल में ज्यादा वैल्यू दिखाई है तो हमें कम करना था। अब यहाँ पे दिखा रहे अंडर वैल्यूड, कोई एसेट्स हमारा अंडर वैल्यूड है, जैसे बोल रहा हूँ अंडर वैल्यूड बाय 25%, इसका मतलब 100 रुपए की चीज है तो 75 की अपीयर हो रही है, तो उसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, हम वो करेंगे। सो अंडर वैल्यूड वाला पार्ट, और यहाँ पे सीखेंगे बस एक वही खास आइटम है, इसमें और कुछ नहीं है। जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच लो क्वेश्चन का, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके, मैं इसे नेक्स्ट शीट पे कॉपी कर देता हूँ, सो डेट वैसे छोटा करके फॉर्मेट बना के लिख पाऊँ। तो किड्स, दिस इज द क्वेश्चन। A and B are the partners sharing profit and losses in the ratio of 3:1. Their balance sheet on 31st March 2023 is given as follows. हमें बैलेंस शीट दी हुई है। फिर बोला हुआ on 1st April C was admitted into the partnership, bring 43 as capital. तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू C's कैपिटल, ये भी एडमिशन का है। रिटायरमेंट होता तब भी यही एंट्री होती, रिवैल्यूएशन ऐसे ही बनता। चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो होता तब भी रिवैल्यूएशन ऐसे बनता। डेथ होती तब भी रिवैल्यूएशन ऐसे ही बनता। तो रिवैल्यूएशन उसके पॉइंट्स के बेस पे ही है। स्टॉक एंड फिक्सचर रिड्यूस हो रहे हैं 10% 5% से, और 5% प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं हम डाउटफुल डेब्ट्स का, डेटर्स और बीआर दोनों के ऊपर। लैंड एंड बिल्डिंग अंडर वैल्यूड है 25% से। देयर बीइंग ए क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेस, a liability to the extent of 1,000 should be created. फर्म के अगेंस्ट एक क्लेम है तो उसका हमें एक लाइबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, क्लेम फॉर डैमेजेस, तो 1,000 रुपीज का वो भी क्रिएट करना है। और 650 रुपीज क्रेडिटर्स में इंक्लूड है, जिनको उन्होंने अब हमारे से पैसे नहीं मांगने, उनको हमने राइट बैक कर देना है। तो इट्स अ सिंपल थिंग। सो लेट्स स्टार्ट। अंडर वैल्यूड वाला न्यू पार्ट पर सीख रहे हो आप लोग, बाकी सारे सिंपल पार्ट है क्वेश्चन में। एक बार फिर भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं तो एक एक चीज सारी बताते रहेंगे। पीछे से कौन कर रहा है कंस्ट्रक्शन? ओके, ये हमने बना दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट। इधर डेबिट और इधर क्रेडिट।
particulars in rupees. So kids, stock and fixture reduced by 10% and 5%. नहीं सॉरी, स्टॉक एंड फिक्चर रिड्यूस बाय 10%. स्टॉक एंड फिक्चर दोनों 10% से रिड्यूस हो रहे हैं. ये गलत लिख गया कॉमा मेरे पास. And a 5% provision for doubtful debt is to be created. So to stock 2,000 rupees, reduce हो रहे तो हमारे लॉस एसेट्स to fixtures 100 rupees. Provision for doubtful debt, it's also loss to provision for doubtful debts on debtors. 5% डेटर्स के ऊपर क्रिएट कर रहे हैं. 60,000 का 5% वुड बी 800. और बीआर पे भी क्रिएट कर रहे हैं टू प्रोविजन और डाउटफुल डेट. अकाउंट रिसीवेबल ही होते हैं बीआरबी, तो उनके ऊपर भी हम प्रोविजन क्रिएट कर सकते हैं. 5% डेट वुड बी 150. देयर बीइंग अ क्लेम. अच्छा अब आ गया लैंड एंड वैल्यू, लैंड एंड बिल्डिंग अंडर वैल्यूड बाय 25%. यानी कि अगर 100 रुपए की थी वो कितने की शो हुई पड़ी है? 75 की. कितने से अंडर वैल्यूड है? 25 से. ये बुक वैल्यू है, ये ओरिजिनल वैल्यू है. 100 रुपए की थी तो वो बुक वैल्यू 25% से अंडर वैल्यूड ही पड़ी है. 75 दिखाई, यानी कि 25 रुपए से अंडर वैल्यूड है. अगर 75 की अपेयर हो रही है तो 25 से अंडर वैल्यूड है. अब अगर बुक्स पे अपेयर कर रही है 25,000 से, तो यहाँ पे कितने की होगी? 25/75 इंटू 25,000. ओवर वैल्यूड में हम क्या कर रहे थे? 25%. 25/100 में डेनोमिनेटर में न्यूमरेटर ऐड कर रहे थे. अंडर वैल्यूड में क्या कर रहे हैं? डेनोमिनेटर न्यूमरेटर लेस कर रहे हैं. सो आंसर वुड बी 8,333. राउंड ऑफ कर दिया हम लोगों ने. तो अंडर वैल्यूड है तो हमारे लिए प्रॉफिट हो गया भैया. हम इसको इसकी एक्चुअल वैल्यू दिखा देंगे रिवैल्यूएट करके. 8,333. डेसिमल में फिगर्स वाले क्वेश्चन इसलिए मैं डाल देता हूँ कभी कभी कि भैया एग्जाम में भी आ सकता है. डोंट एज्यूम कि वो गलत है. आंसर इन डेसिमल इज पॉसिबल. और राउंड ऑफ कर दोगे आप लोग. आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर हो चुका होगा. आप चाहते तो ये भी निकाल सकते थे ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी. 100/75 इंटू 25,000 4/3 8,333.33. जब इसे 4 से करते तो आपके पास हो जाता है 33,333.33. पॉइंट डेसिमल को इग्नोर कर रहे हैं. तो आप जैसे मर्जी कर सकते थे कि ओरिजिनल वैल्यू इतनी है, बुक वैल्यू इतनी है, तो यानी कि 8,333 से हमारे बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है. इट्स अ प्रॉफिट फॉर अस, इसलिए हमने रिवैल्यूएशन में क्रेडिट कर दिया. देयर बीइंग अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेस, a liability to the extent of 1,000 should be created. एक लाइबिलिटी क्रिएट कर रही है तो लॉस हो गया ना. क्लेम अगेंस्ट डैमेजेस. कितने का लॉस हो गया? 1,000 रुपीज का. तो हमने दिखा दिया. फिर लिखा हुआ है एन आइटम ऑफ 650 इंक्लूडिंग सन्ड्री क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम. अच्छी बात है भैया. क्रेडिटर्स है हमारे 650 के, वो हमारे से क्लेम नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? उन्हें क्रेडिट कर देंगे. तो किड्स ओके, थोड़ा ज्यादा बड़ा करना पड़ेगा, इसे एक्सटेंड कर देते हैं. तो यहां पे भी क्लियरली हमें प्रॉफिट हो रहा है. पुराने क्वेश्चन में भी प्रॉफिट हुआ था 8983. तो इसमें से सारी चीजें लेस करके हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट. टू प्रॉफिट
ट्रांसफर टू ए एंड बी, ए और बी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे 33 1,4,4933। एक बार क्रॉस चेक कर ले इसे हम लोग अच्छे से, दोबारा देख ले। सीम्स ओके टू मी, मेरे को ठीक लग रहा है। अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं ए और बी के अंदर, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो गया 1,233.25 को इग्नोर कर देते हैं, तो इसे हमने 4 से डिवाइड किया, 3:1 यानी कि 3/4 और 1/4। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 6 ओके 3700। तो हम लोगों ने राउंड ऑफ करके ये ली फिगर्स हम लोगों ने लिख ली। यहाँ पे वैसे आ रहा था 1,233.25, यहाँ पे आ रहा था 3,699.75, तो हमने राउंड ऑफ करके लिख दिया उसे। तो आई होप ये रिवैल्यूएशन अकाउंट तुम्हें क्लियर हो गया। इस रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कहाँ पे जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। कहाँ पे जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट होगा। तो अगर इसका हम बैलेंस शीट में फैक्ट देखें, इवन तो हमें बैलेंस शीट बनानी नहीं है, बट स्टिल अगर बैलेंस शीट में फैक्ट देखें तो पता तो होना चाहिए क्या आएगा। स्टॉक 2000 से वैल्यू कम हो गई, स्टॉक हो गया 18,000 का। फिक्सचर हो गए हमारे 900 के, 1000 से 100 रुपी कम हो गए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ऑन डेटर्स 800 का था, तो 16,000 डेटर्स लेस प्रोविजन 800, 15,200 हो जाएंगे। जब कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आएगा तो बैलेंस शीट में उसका इफेक्ट दिखाना जरूरी है, इनका डबल इफेक्ट जा रहा है। बिल रिसीवेबल 3,000 के थे, इसका लेस करेंगे प्रोविजन 150,2850। क्लेम अगेंस्ट डैमेजेस से एक न्यू लायबिलिटी बन रही थी, क्लेम अगेंस्ट डैमेजेस 1000 की। लैंड एंड बिल्डिंग 8,333 से इंक्रीज हो रही थी, 33,333। क्रेडिटर 650 से कम हो रहे थे, 40,850, 41,500 में रिड्यूस कर दिया। ये हो गया था। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ यही इफेक्ट पड़ा, इन दोनों को प्रॉफिट मिल गया। इसका कैपिटल हो जाएगा 33,700, इसका हो जाएगा 17,233, और साथ में सी भी आ जाएगा। सी का कैपिटल कितना हो गया था? 40,000 रुपए लेके आया था। तो मैं न्यू बैलेंस शीट बनानी होती तो बना देते, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। कैश 26,500 से कैश एट बैंक 43 इंक्रीज हो रहा था, कैपिटल क्या था 66,500। तो बैलेंस शीट भी बना सकते हैं, इसका इफेक्ट कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में ऐसे पड़ता है। बट अभी हमारा एम्फेसाइज किसके ऊपर है? रिवैल्यूएशन अकाउंट के ऊपर। एक और क्वेश्चन मैं करवाना चाहता हूं बिफोर एंडिंग दिस क्लास, तो एक बार एक क्वेश्चन और कर लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या है? करंट अकाउंट गिवन दिया हुआ है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा वो कहां पे जाएगा? पार्टनर्स के करंट अकाउंट के अंदर। अब ये ना क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। इस पे लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर 5% इज टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स। ऑलरेडी प्रोविजन हुआ पड़ा है, ध्यान रखना। तो हम कह रहे नहीं हमने 5% मेंटेन करना है, ठीक है मेंटेन कर लेंगे। एक्रूड इनकम 1500 डज नॉट अपीयर इन द बुक्स और 5,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी, यानी कि एक हमारे लिए अनरिकॉर्डेड एसेट्स है और एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है। अनरिकॉर्डेड एसेट्स प्रॉफिट है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी लॉस है। प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 6,000। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है? 6,000 रुपीज की, और एक्स उस इन्वेस्टमेंट को लेके जा रहा है, और कह रहे हैं न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो ऑफ पार्टनर्स 4:3:2 है। चेंज यानी कि उनका एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की आपस की रेशियो चेंज हो गई, बट हमें गुडविल की एंट्री नहीं करनी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिवैल्यूएशन में हमारा सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट और लॉस है वो हमने किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है? ओल्ड रेशियो के अंदर। तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन हम एक कर लेते हैं, और इस क्वेश्चन में मैं प्रॉपर क्वेश्चन करवा देता हूँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे, क्योंकि एक पॉइंट इसमें स्किप कर सकते हो बिकॉज ऑफ रिवैल्यूएशन में वो पॉइंट आया था।
तो उस पॉइंट को एम्फेसाइज करने के लिए, ताकि जब कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में आ जाए तो तुम लोगों से गलती ना हो, तो मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों कंप्लीट करवा रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन। सो किड्स, मैं इस क्वेश्चन को कॉपी यहाँ पे इसलिए करता हूँ ताकि उसका शॉर्टर वर्जन मेरे पास अवेलेबल रहे, और इसके मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर भी कर दूंगा तो वहां पे भी आपको अवेलेबल नजर आएगा। तो आई एम शेयरिंग दिस क्वेश्चन, आई एम डूइंग दिस क्वेश्चन। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं, इधर ही बन जाएगा। किड्स, आप लोग प्रॉपर फॉर्मेट बनाना, फॉर द सेक ऑफ टाइम की वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, तो मैं थोड़ा सा चीज़ नहीं लिख रहा, पर्टिकुलर अमाउंट नहीं लिख रहा, आप लोग लिख देना। प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट इज क्रिएटेड 5% ऑन डेटर्स। 23 के डेटर्स से किड्स 5% प्रोविजन क्रिएट करेंगे, 23 का 5% होगा 1000 रुपीज टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, 1000 रुपीज। जो बच्चे यहाँ पे 1000 लिख रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। क्यों? अरे 1000 का प्रोविजन क्रिएट जरूर हो रहा है, बट 800 का तो ऑलरेडी था, तो हमने कितने से इंक्रीज किया? सिर्फ 200 से। 5% प्रोविजन क्रिएट किया हमने डेटर्स के ऊपर, 20,000 के ऊपर जो टोटल डेटर्स है। 1000 बना, बट 800 का तो ऑलरेडी है, तो हमें 200 का और क्रिएट करना पड़ा। अगर ऑलरेडी 1200 का होता तो 200 प्रॉफिट हो जाता, हमें कम करना पड़ रहा, हमारे डेटर्स बैड डेट्स कम होंगे तो प्रॉफिट हो जाता। प्रोविजन रिड्यूस हो रहा है तो प्रॉफिट, इंक्रीज हो रहा है तो लॉस, तो यहाँ पे आया। एक्रूड इनकम है 1500 की, बुक्स पे अपीयर नहीं कर रही भैया, असेट्स है। एक्रूड इनकम, इनकम अर्न कर चुके हैं बट रिसीव नहीं करी, तो हमारे पास ये पैसा आना है, हमारे लिए रिसीवेबल है, तो ये हमने रिवैल्यूएशन में क्रेडिट कर दिया। एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, क्रेडिट, और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरीज है, लॉस हो रहा है। लाइबिलिटीज आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी ड्यू हो गई बट पे नहीं करी, तो इट्स अ लॉस फॉर अस। तो लॉस है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे डेबिट कर देते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट थी हमारी 6000, एक्स इन्वेस्टमेंट को 6000 में लेके जा रहा है। अगर एक्स लेके जा भी रहा है 6000 में, फर्म को तो नुकसान हो रहा है। फर्म की बैलेंस शीट में तो 8000 की पेयर कर रही थी, एक्स उसे 6000 में लेके जा रहा है। फर्म एंड ओनर आर टू डिफरेंट एंटिटीज, भैया अलग अलग है। हम फर्म के लिए अकाउंट बना रहे हैं, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी 8000 की इन्वेस्टमेंट 6000 में लेके जा रहे हैं, तो 2000 का लॉस है टू इन्वेस्टमेंट। तो इस क्वेश्चन में हमें टोटल ओवरऑल रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ 7200 बाय लॉस ट्रांसफर टू, क्या नाम है भैया इनका, एक्स एंड वाई। और ध्यान रखना पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखना, ये करंट अकाउंट में जाएगा, क्योंकि जब कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट लिखा हुआ है तो यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, तो हमारा जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस है वो करंट अकाउंट में जाएगा। किस रेशो में जाएगा? 3:2 में। तो 1140 2280, ओके, 3420, तो हमने इसे 3:2 में डिवाइड कर दिया, 3/5 ऑफ 5700 एंड 2/5 ऑफ 5700। इज इट क्लियर? तो हम लोगों ने इसे डिवाइड कर दिया, जो कि ये वाला आ रहा है। फास्ट कैलकुलेशंस की क्लास आपको सीयूटी के बैच में देंगे कि कैसे फास्ट कैलकुलेशन कर लेता हूँ मैं, डायरेक्ट आंसर कैसे लिख लेता हूँ, वो सीयूटी के बैच में क्वांट की क्लास में देंगे। अभी तो आप इसी पे ध्यान दो। अब इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा पर्पस नहीं था, मैंने कहा था इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी बनाएंगे। बच्चों इस क्वेश्चन में 1 अप्रैल को
हमारा पार्टनर एडमिट हो रहा है, न्यू पार्टनर। तो इस क्वेश्चन में हमें दो चीजें करनी पड़ेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है और पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनाना है। देखो कॉपी हो जाए तो मेरे लिए काम आसान हो जाएगा। ओके, हो गया। तो हमें दो अकाउंट बनाने हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। डेबिट क्रेडिट। हमें बैलेंस गिवन दिया हुआ है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउनवर्ड 54,000 एंड 36,000। और न्यू पार्टनर जेड कैपिटल लेके आ रहा था, बाय कैश लिख रहा हूं मैं, बाय बैंक क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमारी बैलेंस शीट में बैंक है ही नहीं, तो हम कैश से ही एंट्री कर लेते हैं। कैश लेके आ रहा है 43 का कैपिटल। तो जो वो कैपिटल लेके आया वो तो हमने एंट्री करी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर, 54,000, 36,000 एंड 40,000। 54,000, 36,000, अरे एक फालतू, अच्छा डेट का कॉलम है, एंड 40,000, ये डेट का कॉलम है, डेट पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिख देना। और ये हमारे पास 1 अप्रैल के बैलेंसेस है, 1 अप्रैल की ट्रांजैक्शंस हो रही है। कौन सा ईयर है? 2023। तो 2023 1 अप्रैल को हमारे पास बैलेंस हो गया बाय बैलेंस सीडी 54,000। बच्चे पूछते हैं सर डेट का कॉलम बनाना जरूरी है? यस बच्चे, अगर डेट गिवन है तो डेट का कॉलम बनाना जरूरी है। अकाउंट्स हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही रिकॉर्ड करते हैं। डेट क्वेश्चन में नहीं दी हुई तो यू कैन अवॉइड इट। तो डेट पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड, डेट पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड। इनफैक्ट जेड की इसमें हमें जरूरत नहीं थी, क्योंकि जेड के अकाउंट में करंट अकाउंट में कुछ जा ही नहीं रहा, अभी तो एडमिट हो रहा है वो। इनका बैलेंस दिया हुआ था, बैलेंस पेडी करंट अकाउंट में हमें 10,000 एंड 2,000। इस क्वेश्चन में लॉस हुआ था, लॉस हुआ था तो रिवैल्यूएशन क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा, उनका कैपिटल कम होगा। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 3420 एंड 2280। तो हमारे पास बैलेंस शीट आ गया। 10,000 में से 3420 गए तो हमारे पास आ गया 6580 एंड 2,000 में से, यहाँ पे येली साइड ज्यादा है 2280। तो इसका हमारा डेबिट साइड ज्यादा, तो डेबिट बैलेंस निकल रहा है, बैलेंस सीडी डेबिट बैलेंस क्रेडिट साइड पे निकलता है 280। जिसका क्रेडिट बैलेंस निकला है, यानी जिसकी क्रेडिट साइड ज्यादा थी, वो फर्म के लिए लायबिलिटी है। जिसका डेबिट बैलेंस निकला है वो फर्म के लिए असेट्स है। तो बैलेंस शीट पे कैसे शो करेंगे? लेट मी शो इट इन द बैलेंस शीट आल्सो। बैलेंस शीट भी बना देते हैं। अब बैलेंस शीट किसकी बननी है? ये बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई एंड जेड। किसकी बन रही है? एक्स वाई एंड जेड की। पुरानी बैलेंस शीट थी बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई, अब ये बैलेंस शीट है बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई एंड जेड एज एट 31 मार्च 2023। अरे जगह ही कम हो रही है। दीज आर द लाइबिलिटीज, और ये क्या है? असेट्स। तो अब जरा देखें क्या फर्क पड़ा था, कैश पे क्या फर्क पड़ा था।
एक गलती मैंने कर दी जो मैं तुम्हें बोल रहा था, जिसके लिए क्वेश्चन करवा रहा था। मैंने कहा था ये आइटम भूल जाते हैं, आप क्या भूलते हो, मैं ही भूल गया। याद रखना, क्वेश्चन में लिखा था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मार्केट, प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 6,000, एक्स टेक ओवर दिस इन्वेस्टमेंट एट 6,000, एक्स लेके जा रहे हैं इस इन्वेस्टमेंट को। तो टू इन्वेस्टमेंट भी हमारे पास जहां पे आना था, क्योंकि एक्स जब लेके जा रहा है इन्वेस्टमेंट को, बिजनेस में से निकाल रहा है, उसके कैपिटल में से हम लेस कर देंगे। तो हमने उसका करंट अकाउंट बनाया हुआ था, करंट अकाउंट में हम उसको लेस कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास बैलेंस आता 6580 सिर्फ, और 580। ये वाली एंट्री मैं बोल रहा था कि भैया इस वजह से क्वेश्चन करवा रहा हूँ, देखो मैं स्किप कर दिया, मैंने स्किप कर दिया। तो इसका मतलब आप लोगों को और भी ज्यादा ध्यान रखना है। जिस चीज के लिए मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्वेश्चन के फ्लो में वही पॉइंट भूल गया, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट पे तो इस पॉइंट को ध्यान रख लेते हैं, भूल जाते हैं ये एक्स लेके जा रहा है। एक्स अगर ये इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है तो उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे, कम कर देंगे। कैपिटल अकाउंट क्या होता है, कम होने पे डेबिट, इंक्रीज होने पे क्रेडिट। यहाँ पे करंट अकाउंट में, क्योंकि उसका कैपिटल फिक्स था, जो भी एंट्रीज चेंजेस होंगे वो करंट अकाउंट में आएंगे, तो करंट अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। तो कैश हमारे पास था 5,000 का, और जेड लेके आया था 40,000 का, तो कैश कितना हो गया 45,000। डेटर्स 20,000 के थे, लेस प्रोविजन किया 1000। 800 का तो पहले ही था, 200 का और हमारे प्रोविजन क्रिएट कर दिया था, तो 1000 रुपीज से 19,000। और पेटेंट्स 14,800, पेटेंट्स आर रिमेन इंटैक्ट, पेटेंट्स में कोई चीज नहीं आया। इन्वेस्टमेंट तो ले गया भैया, ले गई यानी कि इन्वेस्टमेंट तो ले गया हमारा पार्टनर, तो इन्वेस्टमेंट तो हमारे पास बिजनेस में बची नहीं। मशीनरी सेम है 72,000, विजिबल है ना, अरे नहीं विजिबल। मशीनरी 72,000, पेटेंट्स, और पेटेंट्स तो हो गया, पेटेंट्स 2 बार आ गया बच्चों। ओके, इसको कॉपीराइट कर देते बच्चों, कॉपीराइट्स 2 बार बदलने कैसे आ गया, तो कॉपीराइट्स कॉपीराइट्स में इंटेंजिबल एसेट्स होता है 10,000 रुपए के। और ध्यान रखना हमारी एक्रूड इनकम भी थी 1,500 की, वो भी दिखाएंगे एसेट साइड पे। एक्रूड इनकम 1,500, लाइबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स जो कि इंटैक्ट है, इंटैक्ट का मतलब सेम है 15,000 के। लोन भी सेम है, लोन की वैल्यू में भी कोई चेंज नहीं आया 12,000 रुपए। और हमारे पास यहां पे आउटस्टैंडिंग सैलरीज भी बन गई थी 5,000। अब तो हमें क्या दिखाना है, बस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स वाई जेड, कैपिटल में तो कोई चेंज आया ही नहीं, ये 54,000 के थे, ये 36,000 का था, बस जेड अपना 40,000 रुपए लेके आया था, 1,30,000। और पार्टनर्स करंट अकाउंट एक्स का तो हमारे पास था क्रेडिट बैलेंस, बट वाई का कौन सा बैलेंस था, डेबिट बैलेंस, तो वाई का हमारा एसेट साइड पे आएगा, वाई इज करंट अकाउंट 280। तो इस क्वेश्चन पे क्या ध्यान से चीज पे हमने देखा, एक तो हमने देखा कि भी अगर प्रोविजन हमारा 800 रुपए का ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हमें सिर्फ 200 का ही क्रिएट करना था जब 5% क्रिएट कर रहे थे 20,000 का। दूसरा पॉइंट हमने जो ध्यान रखा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स था, तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस कहां पे जाएगा, करंट अकाउंट के अंदर। तीसरा पॉइंट, अगर कोई पार्टनर असेट्स लेके जाता है कम वैल्यू पे या ज्यादा वैल्यू पे, उसका इफेक्ट रिवैल्यूएशन में जाएगा और साथ में उसके कैपिटल में भी जाएगा। तो दीज आर द पॉइंट जिस पे हमने ध्यान रखा। और करंट अकाउंट के बैलेंस में अगर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो लायबिलिटी साइड पे, डेबिट बैलेंस आ रहा है तो
असेट साइड पे। आई होप बच्चों ये वाला टॉपिक क्लियर हो चुका होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। आई एम शेयरिंग दिस कंप्लीट असाइनमेंट जिसमें कि आगे वाले 3-4 क्वेश्चन भी है, अच्छे से क्वेश्चन, एंड यू कैन वॉच दोस वीडियोस। उनके सोल्यूशन सेट आपके लिए भी आप वीडियोस देख सकते हो। पहले आप ये वाले क्वेश्चंस करोगे, होमवर्क करोगे, उसके बाद दूसरे वीडियोस को आप देखोगे, ठीक है। और ये वाला असाइनमेंट मैं आपको पूरा का पूरा शेयर कर रहा हूँ साथ में ही। बाय, टेक केयर, एंजॉय, और अच्छे मार्क्स लेके आना है, अमंग टॉपर्स रहना है, ठीक है। बाय।